हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सबका स्वागत है। आज की जो हमारी ये जो वेबिनार है, ये फिल्मों के निर्माण में जुड़ी चुनौतियां और उनके अवसर, फिल्म प्रोडक्शंस। Today's seminar is about film productions, the challenges and the opportunities which are in the film production. तो मैं ये हिंदी में बोलूँगा। दिस सेमिनार विल बी इन हिंदी। ओके, तो आप सब लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे पास आए और कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जिस पर हम बात कर सकते हैं, पर कुछ तो ऐसे क्वेश्चंस थे कि बस पूछिए मत। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ कि आप सबके मिले हुए क्वेश्चंस पर और जो हमने पहले एक सबमिट किया था फिल्म इन्वेस्टमेंट के ऊपर, तो एक बार फिर से मैं आप लोगों को अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। मेरा नाम निखिल सबलानिया और मैं एक खुद फिल्म निर्माता, निर्देशक, लेखक हूँ। अभी हाल ही में मेरी एक फिल्म चेकमेट, एक ऐप आई है नई, फनफ्लिक्स, उस पर रिलीज हुई है, हिंदी में है, जिसमें विकास कटियाल और यशिका नागपाल, विशाल मुंद्रा ये प्रमुख भूमिकाओं में हैं। आप वह देख सकते हैं। फिल्म निर्माण से जुड़ी स्क्रिप्ट राइटिंग की वेब सीरीज मेरी यूट्यूब पर अवेलेबल है। अगर आप स्क्रिप्ट राइटिंग निखिल सबलानिया NIKHILSABLANIA ये अगर आप डालेंगे तो आपको वो भी मिल जाएगी। इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है, अलग अलग चैनल्स पर हैं। इंग्लिश में 28 क्लासेस हैं आपकी फिल्म और वेब सीरीज स्क्रिप्ट राइटिंग पर, और हिंदी में 8 क्लासें हैं। इसके अलावा आप मेरे कई सारे प्रोजेक्ट्स देख सकते हैं। आप मेरी वेबसाइट पर भी जा सकते हैं, www.nikhilsablania.com, NIKHIL nikhilsablania.com। तो दोस्तों, आज का मैं ये वेबिनार शुरू करता हूँ। आप सबके बहुत से क्वेश्चन आए, थैंक यू वेरी मच आप सबके क्वेश्चंस के लिए। मुझे अच्छा लगा, आप सब ने पार्टिसिपेट किया। और चलिए तो शुरू करता हूँ मैं। आज का जो प्रमुख हमारा उद्देश्य जो है आज का, वह है कि जो फिल्म निर्माण है, जो फिल्म प्रोडक्शन है, उसमें हमारे क्या चैलेंज है, क्या चुनौतियां हैं और क्या इसमें सच में अवसर है। तो ये एक बहुत वास्ट टॉपिक है, बहुत ही विस्तृत टॉपिक है, लेकिन मैं शॉर्ट में आप लोगों को समझाऊंगा, जिससे कि आप किसी भी रूप में फिल्म निर्माण से जुड़ना चाहें। हालांकि ये तो हमने इन्वेस्टर्स के लिए रखा है, लेकिन आप इन्वेस्टमेंट के तौर पर फिल्म निर्माण में जुड़ना चाहें या फिल्म निर्माण से जुड़े किसी कार्य में जुड़ना चाहें। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोग फिल्मों में अभिनय या अन्य किसी कला में अवसर खोज रहे हैं तो ये नहीं है, लेकिन हाँ, मैं फिर भी कहूँगा कि आप इसको फिर भी देखिए, लेकिन आप हताश मत होइए कि इसमें आपको फिल्मों में जुड़ने से के बारे में इतनी कोई जानकारी नहीं, क्योंकि यदि आप निर्माण को समझेंगे और आप फिल्मों में किसी भी तरह से जुड़ना चाहते हैं तो आपको बातें और समझ में आएंगी। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन और आपको देता हूँ। दोस्तों, मैंने 1998 1998 आज से 23 साल पहले थिएटर में फॉर्मल एजुकेशन लेनी शुरू करी, जिससे मैं आगे फिल्मों में जाऊं। 1994-95 के दौरान मेरा ये मन बना था कि मैं फिल्मों में जाऊंगा, लेकिन वो उतना दृढ़ नहीं था। हाँ, आगे बढ़ते बढ़ते जब मैं अपने 10th क्लास तक आया, 95-96 के आसपास, तब मैंने ये बात पूरी तरह से निश्चित कर ली कि मैं फिल्मों में जाऊंगा। और अपनी 12th क्लास होते ही, एग्जाम्स होते ही, इनफैक्ट आखिरी एग्जाम 10 दिन बाद था, और 10 दिन पहले ही मैंने फॉर्मल ट्रेनिंग थिएटर में इंदू आर्ट एंड थिएटर फिल्म सोसाइटी नई दिल्ली, यासीन खान जी और मधुमिता खान जी, उनके तहत उनका मैं शिष्य बना और वहाँ पर मैंने फॉर्मल ट्रेनिंग ली। फिर दिल्ली के अंदर अक्षरा थिएटर में जलबाला वैद्या, गोपाल शर्मन, हमारे बहुत ही फेमस कलाकार हुए भारत के, उनके अंतर्गत, और फिर थिएटर यूनिट पटना से के अंतर्गत मैंने प्लेस का निर्माण भी किया और उनका प्रदर्शन भी किया। इसके बाद मैं मनोविज्ञान में
स्नातक किया और सत्यजित रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट कोलकाता से सिनेमा में डिप्लोमा किया, जिसमें मेरा प्रमुख जो सब्जेक्ट था वो डायरेक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग था। लेकिन हाँ, बीइंग ए डायरेक्टर आपको फिल्म्स का निर्माण भी करना पड़ता था। हालांकि फिल्म इंस्टीट्यूट की तरफ से हमें एक बहुत अच्छी टीम मिला करती थी, लेकिन वो टीम हमें हमारे काम करने से ज़्यादा हमें गाइड किया करती थी, और साथ में कुछ काम जो लॉजिस्टिक के होते थे वो संभाला करती थी। और उसके बाद मैंने मुंबई में काम शुरू किया करना, और वहाँ पर टीवीज, फिल्म्स, डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स, इन सब में मैं अलग अलग लोगों के साथ काम करता रहा। और फिर मैंने अपनी फीचर फिल्म बनाई, डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स प्रोड्यूस करी और शॉर्ट फिल्म्स प्रोड्यूस करी। और उसके बाद जो नया मीडिया आया, उस मीडिया के को समझने के लिए एक्चुअली यूट्यूब तभी आया था जब हम लोग फिल्म इंस्टीट्यूट में थे। तो शुरुआत में एक 10 मिनट का यूट्यूब अलाउ करता था, फिर 10 से आई थिंक 15 हुआ, फिर एक्सटेंडेड हो गया। और इट वॉज अ वेरी न्यू मीडियम एट दैट टाइम। यूट्यूब, वीमो, ये उस समय आए थे। और फिर काफ़ी अलग अलग विषयों पे अलग अलग वीडियोस का निर्माण। और मेरा एक यहाँ पर ये भी था कि मैं लॉ लॉ करूँ, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने लॉ किया। और इस बीच मेरा लेखन का कार्य और प्रोजेक्ट्स को सबमिट करने का कार्य चलता रहा। कुछ प्रोजेक्ट्स पे कई अच्छे बड़े एक्टर्स राजी हुए, बट किसी कारण हम वह प्रोजेक्ट्स नहीं कर पाए। अभी हाल ही में हम लोग एक नई कंपनी लेकर आ रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम काफ़ी सारी फिल्म्स का प्रोडक्शन करने जा रहे हैं। हम खुले हुए हैं कि हम फिल्म्स भी प्रोड्यूस करें, वेब सीरीज भी करें, पर अभी हमने फिलहाल फिल्म्स को ही चूज किया है। और इस दौरान जो मेरा ये अनुभव रहा, मैंने आपको ये अपना शॉर्ट में इसलिए बताया था कि आप अनुभव को समझ सके। तो शिक्षा और अनुभव ये दोनों जुड़े रहे। और साथ ही देखिए, आप कोई काम करते हैं, आपने कोई शिक्षा ली और आप कोई काम करते हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि शिक्षा और काम के साथ आप बैठ के उसके बारे में सोचें। तो वो भी मैंने बहुत सालों तक और आज तक निरंतर जो एक सोचने का कार्य है वो निरंतर चल रहा है। तो चलिए आते हैं सबसे पहले कि फिल्म निर्माण क्या है, इसको समझते हैं। देखिए, फिल्म हम देखते हैं, इसके अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। सबसे पहले आप फिल्म को बनाते हैं, और फिर आप फिल्म को रिलीज करते हैं सिनेमा हॉल पर, टीवी पर, या आजकल जैसे डिजिटल या डीवीडीज, ब्लूरे डिस्क, जो कि अब इतनी नहीं होती क्योंकि डिजिटल मीडियम आ गया है। तो सबसे पहले जब फिल्म को आप बनाते हैं तो शुरुआत आप करते हैं फिल्म के कथा से, उसके आइडिया से, उसकी स्क्रिप्टिंग से। फिर आप इसे हम कहते हैं और बजटिंग आप करते हैं कि फिल्म का बजट क्या होगा, शूटिंग लोकेशंस क्या होगी। तो देखिए, अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, समझ लीजिए ये पूरा ही निर्माण के अंतर्गत आता है। तो फिल्म निर्माण को समझिए, तो जैसे मैंने बताया, सबसे पहले आप आइडिया, स्टोरी, स्क्रिप्ट, बजटिंग, शेड्यूलिंग, फिल्म की शूटिंग कहाँ होगी, फिल्म के एक्टर्स कौन होंगे, फिल्म में म्यूजिक डायरेक्टर कौन होगा, फिल्म के अंदर सेट डिजाइनर कौन होगा, कॉस्ट्यूम डिजाइनर कौन होगा, मेकअप आर्टिस्ट कौन होगा, पब्लिसिस्ट कौन होगा, ये सब आप हो सके पब्लिसिस्ट ना भी करें तो बाकी सब डिपार्टमेंट आप सबसे पहले जो डिसाइड करते हैं इनको, इसे हम कहते हैं प्री प्रोडक्शन। मतलब पूर्व प्रोडक्शन, निर्माण पूर्व जो कार्य होते हैं, प्री माने पूर्व। इसके बाद हम प्रोडक्शन में जाते हैं, जिसके अंदर हमारा होता है सारा शूटिंग का पार्ट, जिसे हम प्रिंसिपल फोटोग्राफी कहते हैं, जिसमें हम लोकेशंस पे जाते हैं अपने एक्टर्स के साथ और हम लोग शूट करते हैं। इसके बाद जो तीसरा हमारा चरण होता है, जो स्टेज होता है फिल्म प्रोडक्शन का, वह होता है पोस्ट प्रोडक्शन। पोस्ट प्रोडक्शन में हमारे पास जो शूट हमने किया उसको हम एडिट करते हैं, संकलन करते हैं, उसमें साउंड डिजाइनिंग डालते हैं। कई बार म्यूजिक हम पहले रिकॉर्ड कर लेते हैं या म्यूजिक हम बाद में रिकॉर्ड कर सकते हैं। अगर सॉन्ग्स हैं तो आपको सॉन्ग्स पहले रिकॉर्ड करने पड़ेंगे। अगर सॉन्ग्स नहीं है, सिर्फ बैकग्राउंड म्यूजिक है, तो आप वो पोस्ट के अंदर भी कर सकते हैं। इसके अंदर आजकल और भी चीज़ें हो गई है, जैसे आप कोई VFX, कोई स्पेशल इफेक्ट्स कंप्यूटर के डालेंगे, उसके अलावा फिल्म का कलर चेंज करेंगे, वो भी इसके अंदर हमारा पोस्ट के अंदर। तो ये 3 चरण प्रमुखता फिल्म निर्माण से जुड़े हैं, जो कि एक निर्माता को करने होते हैं। अब अगर हम ट्रेडिशनल वे में देखें तो फिल्म निर्माता का काम यहाँ खत्म हो जाता है
और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर का काम शुरू होता है, जिसमें कोई व्यक्ति या कोई संस्था फिल्म के राइट खरीदता है एक पर्टिकुलर टेरिटरी के लिए। जैसे मैंने राइट खरीदे दिल्ली के लिए या नॉर्थ इंडिया के लिए या मुंबई के लिए या निज़ाम, आज भी नाम वही चलता है, ये सब सिनेमा हॉल से संबंधित है। मैंने उनके राइट खरीदे, या कोई इंसान वर्ल्ड राइट भी खरीद सकता है, हालांकि ये कम होता है, और उसको मैं फिल्म को रिलीज करूंगा। अब आगे जो डिस्ट्रीब्यूटर का काम होता है कि सिनेमा हॉल वालों से वो एक डील करे या फिर उनको रेंट पे लेकर, किराए पर लेकर रिलीज करे। इसमें उसका एक बहुत बड़ा योगदान होता है कि पब्लिसिटी का, कि वह पब्लिसिटी करता है फिल्म की, होर्डिंग्स, बैनर्स, टीवी पर एडवर्टीजमेंट, ये सब डिस्ट्रीब्यूटर लगाता है। इसकी कॉस्ट वो बियर करता है। कई डिस्ट्रीब्यूटर्स आप नए निर्माता को बोल देते हैं कि ये सारी कॉस्टिंग आप करो, क्योंकि फिल्म नहीं है, फिल्म से उनको पता रेवेन्यू नहीं आएगा, तो वो पब्लिसिटी की कॉस्टिंग निर्माता पे डाल देते हैं। फिल्म हॉल पर रिलीज होती है। हॉल, सिनेमा हॉल्स को हम कहते हैं एग्जीबिटर्स, जो फिल्म को प्रदर्शित करते हैं, एग्जीबिटर्स। ये पूरा निर्माण, ये पूरा भी एक तरह से फिल्म निर्माण के अंतर्गत आएगा, क्योंकि आजकल कई निर्माता भी सीधा पब्लिसिटी करके सीधा हॉल्स पर रिलीज करते हैं। और इसके अलावा फिर हॉल के बाद या हॉल पर नहीं भी रिलीज होती तो सीधा आजकल जैसे नेटफ्लिक्स, अमेजोन प्राइम, हॉटस्टार, Z5 और आपका कई इंडियन पोर्टल्स हैं, मैक्स प्लेयर है, TVF है, तो उन पर रिलीज डायरेक्ट करते हैं। और अभी पीछे कोरोना के अंदर तो रिलीज ही नहीं हुई फिल्में, तो डायरेक्ट वहीं रिलीज हुई, तो वहाँ भी उनको एक अच्छा खासा रकम वन टाइम मिल जाता है और वह रिलीज कर देते हैं वहाँ पर फिल्म। ये पूरा प्रोसेस हमारा फिल्म निर्माण का है। इसमें इसके अलावा फिर वो टीवी पर भी रिलीज कर सकते हैं। अब इसमें दो चीजें हैं निर्माण के अंदर प्रमुखता, एक बिजनेस ऑफ फिल्म्स और एक मेकिंग ऑफ फिल्म। अगर जहाँ तक मेकिंग ऑफ फिल्म्स, फिल्म निर्माण की बात करते हैं, तो हमारा जो मैंने आपको प्री प्रोडक्शन से लेकर पोस्ट प्रोडक्शन तक बताया, जिसमें हमारी सिलेक्शन ऑफ एक्टर्स, स्क्रिप्ट राइटिंग, प्री प्रोडक्शन, फिल्म की शूटिंग, निर्माण और पोस्ट प्रोडक्शन है, फिल्म को एडिट करना, साउंड करना, ये सारा हमारा प्रोडक्शन के अंदर आता है। दिस इज द प्रोडक्शन ऑफ मेकिंग पार्ट ऑफ द फिल्म, एंड अनदर इज द बिजनेस ऑफ फिल्म। ये दोनों चीजें डिस्ट्रीब्यूटर को प्रोड्यूसर को देखनी चाहिए। बिजनेस ऑफ फिल्म इज कि कैसे वो अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर्स को ढूंढे, डिस्ट्रीब्यूटर से डील करे, या OTT प्लेटफॉर्म या चैनल्स को ढूंढे, बात करे, और अपनी फिल्म न केवल वहाँ रिलीज कराए, और उसके बाद उसको लाइसेंस करके दूसरी टेरिटरीज आउटसाइड इंडिया भी वो उनको रिलीज कराने की कोशिश करे। आई होप कि मैंने शॉर्ट में आप सबको फिल्म निर्माण के बारे में बता दिया होगा। और कोई भी अगर डाउट हो तो आप मेरा व्हाट्सएप नंबर ले सकते हैं 8527533051 91 हमारा इंडिया का कोड है, +91 8527533051। और हमारी वेबसाइट जो आएगी VAIPL.com। तो ये हमारी कंपनी विश्वा आर्ट्स एंड आर्टिस्ट्स इंटरनेशनल प्रोडक्शंस लीग प्राइवेट लिमिटेड, ये हमारी कंपनी जल्द ही इसका निर्माण होगा। और फिलहाल लेकिन अभी मैं आपको जो बात बता रहा हूँ वो कंपनी की या किसी और की तरफ से नहीं, सिर्फ फिल्म निर्माण की तरफ से बता रहा हूँ। ये YPL.com पे जब आप कभी जाएंगे इन फ्यूचर, तो जो मेल ID होगा उस पर आप मेल भी कर सकते हैं। तो अब बात आती है कि आप कैसे फिल्मों से जुड़े, आप फिल्मों में काम करते हैं। देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि जब मैंने एक सफ़र शुरू किया स्कूल में, नाट्य, रामलीला में नाट्य करते हुए, फॉर्मल ट्रेनिंग नाट्य की, फिल्म निर्माण और अपनी फिल्म की मार्केटिंग तक और उसे रिलीज कराने तक, ये लंबा सफ़र मैंने तय किया। और इतना सफ़र तय करने के बाद मुझे ये बात समझ में आई कि अक्सर लोग कहते हैं कि फिल्म में फला फला चीज़ इम्पोर्टेंट होती है, राइटिंग इम्पोर्टेंट होती है, एक्टिंग इम्पोर्टेंट होती है, डायरेक्शन इम्पोर्टेंट होती है। ऑफ कोर्स वो सब इम्पोर्टेंट होते हैं, नो डाउट, लेकिन उनको इम्पोर्टेंट समझने की काबिलियत किस में होती है? वो इम्पोर्टेंट है, लेकिन क्या हर व्यक्ति उसकी इम्पोर्टेंस या उसमें क्या इम्पोर्टेंट है नहीं है, ये बात समझ सकता है? और ये बात किसको समझनी चाहिए? तो मुझे इतने
वर्षों के अनुभव के बाद ये समझ में आया कि एक निर्माता के लिए ये बहुत जरूरी है, और बाकी सबके लिए एक निर्माता का होना, एक ऐसे निर्माता का होना बहुत जरूरी है जो ये सब समझता हो। तो अपने इस कार्य के दौरान जो जो चुनौतियां मेरे सामने आई एज ए निर्माता, वह ऐसी चुनौतियां थी जो मैंने सिर्फ डायरेक्टर या राइटर रहते हुए नहीं देखी थी। एक निर्माता के सामने बहुत सी चुनौतियां आती हैं। सबसे बड़ी चुनौती उसके सामने आती है कि वो जो कॉन्सेप्ट को चूज कर रहा है प्रोड्यूस करने के लिए, वो कॉन्सेप्ट सही है या नहीं है। वो जो सिलेक्शन ऑफ एक्टर्स होता है, सिलेक्शन ऑफ लोकेशन होता है, बजटिंग होती है, सिलेक्शन ऑफ क्रिएटिव पीपल होता है, जिसमें आपका सिनेमेटोग्राफर हो गए, एडिटर्स हो गए, साउंड रिकॉर्डिस्ट हो गए, सिलेक्शन ऑफ सेट, सिलेक्शन ऑफ कॉस्ट्यूम्स, ये सब चीजें। हालांकि कई डिपार्टमेंट्स हम कहते हैं कि डायरेक्टर के डिपार्टमेंट्स हैं, बट अगर डायरेक्टर सही से ना कर पाए, या डायरेक्टर अगर एक अपनी ही जोन में जाके काम करे और मार्केट को ना देखे, तो फिर क्या होगा उसके बाद। कई ऐसे डायरेक्टर्स भी होते हैं जो कि अपनी सिर्फ क्रिएटिविटी की तरफ ध्यान देते हैं और मार्केट को बिल्कुल दरकिनार कर देते हैं। बट देखिए, फिल्म निर्माण के मैं एक छोटा सा एस्पेक्ट बताता हूँ आपको। एक आदमी कहीं नौकरी करता है जिंदगी भर, 30 साल, 25 साल, 35 साल, 40 साल। उसके बाद उसके हाथ में क्या आता है? अपने 2 बच्चे पाल दिए, 3 बच्चे पाल दिए, ज्यादा हुए तो गरीबी में पाले। बड़ी चीजें उसके पास ये आती कि उनकी ब्याह शादी करके एक गाड़ी और एक मकान। तो कुल मिला के उसकी संपत्ति आज के समय अगर मैं ज्यादा से ज्यादा भी लूं तो 1 से 2 करोड़ रुपया उसके हाथ में आता है रिटायरमेंट के टाइम पे, ज्यादा से ज्यादा। और न्यूनतम तो इसे मान लीजिए कि रिटायरमेंट के बाद ये भी वे लोग जो कि अच्छे जॉब्स में हैं, सरकारी अच्छी नौकरी में, अच्छी प्राइवेट कंपनियों में हैं, तो 20 से 25 लाख से लेकर 1-2 करोड़ रुपए तक उनके हाथ में अंततः आता है। लेकिन जब फिल्म निर्माण की बात करते हैं तो निर्माता, मान लीजिए, मैं बड़े निर्माण की अभी बात नहीं करूंगा, क्योंकि ये जिनके लिए है वह छोटे निर्माताओं, शुरुआती निर्माताओं, छोटे इन द सेंस सोच से छोटे नहीं, रकम से छोटे और समझदारी वाले निर्माताओं के लिए है। क्योंकि मेरा अपना अनुभव है कि खाली रकम, और इस बात पे मैं और आगे आऊंगा कि खाली रकम एक इम्पोर्टेंट नहीं होती है फिल्म निर्माण के लिए। तो फिल्म निर्माण के अंदर आप अगर मान लीजिए मिनिमम एक 1 करोड़ 2 करोड़ की भी फिल्में बना रहे हैं, तो वो तो उतना पैसा आपकी पूरी जिंदगी की कमाई का बचा हुआ होता है। और आपको एक फिल्म बनाओगे तो वो तो कोई गारंटी नहीं है कि चल जाएगी। जो अगर आप हिस्टोरिकली बिग एक्टर्स या बिग डायरेक्टर्स या प्रोड्यूसर्स का एक रेशो निकालें कि भाई इन्होंने अपनी लाइफ में 20, 30, 50, 100 कितनी फिल्में करी और कितनी फिल्मों में इनकी कमाई हुई, तो वो सिर्फ 10% रेशो आता है। इसका मतलब कि आपको 10 फिल्में बनाओगे तो उसमें से एक फिल्म ऐसी होगी जो आपकी कमाई करेगी, जो आपकी सारी फिल्मों की जो कमाई नहीं हुई या डूब गई वो सबको रिकवर करेगी। ये एस्पेक्ट रेशो मैंने काफी रिसर्च के बाद निकाला है। हाँ, ये एवरेज एस्पेक्ट रेशो है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी 10 में से एक भी फिल्म नहीं चली, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका एस्पेक्ट रेशो 5/10, 5:10 भी रहा है। बट वो बहुत कम लोग हैं, पर ज्यादातर 1:10 का रेशो चलता है सक्सेस रेट। एक्टर्स 100 फिल्मों में से उनकी 10 ही ब्लॉकबस्टर होती है, 10 ही फिल्में होती हैं जिनकी धमाकेदार कमाई होती है। लेकिन वो 10 फिल्में की कमाई उनकी 90 फिल्मों से, 90 फिल्मों ने रिकवरी करी
पैसा कमाया, थोड़ा और आया, लेकिन अब वो निर्माता जिन्होंने उन 90 फिल्मों में 10 फिल्मों का निर्माण किया है, तो फर्ज कर लीजिए एक निर्माता है, मैं छोटे एग्जाम्पल को देता हूँ, उसने 10 फिल्मों का निर्माण किया फला फला एक्टर के साथ, 1-1 करोड़ रुपए का एवरेज में लगाता हूँ, 10 करोड़ रुपया का उसने निर्माण किया, लेकिन उसकी एक ही फिल्म ने जब 50 करोड़ की कमाई करी, मैं 50 करोड़ को मुनाफे का मान के चलता हूँ, उसके ऊपर भी कमाई हो सकती है, तो अब वो 50 करोड़ की काउंटिंग, तो उसके 1-1 करोड़ जो 10 करोड़ लगाया, ऑब्वियसली बात है, तो टोटल उसकी कॉस्टिंग हुई 10 करोड़, और टोटल फिर उसकी एक ही फिल्म की वजह से रिकवरी हो गई 50 करोड़। तो 1:5, उसका जो 5 टाइम्स उसका प्रॉफिट हो गया। और यही प्रॉफिट है फिल्म्स के अंदर। आप हिंदी फिल्मों में यशराज जी की फिल्म देखिए, मैं उनके नाम लूंगा जो कि जिनका करियर हमने पूरा देखा है। यशराज जी हैं, यशराज चोपड़ा जी देखिए, आप शक्ति सामंता जी देखिए, शक्ति सामंत जी, आप यश जौहर जी देखिए, सुभाष घई जी देखिए, सुभाष घई जी तो खैर काफ़ी फिल्में हिट हुई हैं, उनका तो एक्सेप्शनल करियर है। ऐसे कई डायरेक्टर्स को अगर आप देखेंगे, आप ये गुलशन राय जी का देखिए, रमेश सिप्पी जी, जीपी सिप्पी जी, इनका देखिए, तो आप खुद जाके एक बार रिसर्च करके उनका जो मैं आपको बताया उस हिसाब से देखिए। और ये जो बिजनेस है ये खाली फिल्म्स में नहीं है, मैं आपको बता दूं, आप कोई भी प्रोडक्ट लेकर आते हैं किसी भी तरह का, यू नीड एन इन्वेंट्री, एक इन्वेंट्री आपको चाहिए होती है। आप शॉप में एक शेल्फ बनाते हैं, उसमें आप 10 तरह के आइटम रखते हैं, तो एक आइटम ही होता है जो उन 9 की रिकवरी करता है, और इट इज ए फैक्ट। लेकिन वो कौन सा आइटम है, उसके लिए आपको 10 आइटम रखने ही पड़ेंगे। इसका मतलब कि आपको एक फिल्म की वो जो सुपर डुपर कमाई के लिए 10 फिल्में बनानी ही पड़ेंगी। तो बहुत बड़ा चैलेंज है। और अगर बड़े स्टार्स के साथ देखो तो आप 100 करोड़ से फिल्म शुरू करेंगे तो आपके पास तो 1,000 करोड़ रुपया एट प्रेजेंट होना चाहिए। तो क्या आप सोच सकते हैं कि मैं 1,000 करोड़ रुपए की फिल्में एक साथ तो नहीं बना सकते? तो ये एक पार्ट है। अब दूसरा पार्ट आते हैं कि क्या वह व्यक्ति जो ऑलरेडी फिल्म्स के अंदर काम कर रहा है, क्या वह ऐसा कर पाता है कि वह एक पीढ़ी या दूसरी पीढ़ी का हो तो भी एक सफल फिल्म दे? नहीं। अधिकांशतः ये देखा गया है कि किसी फैमिली में यदि एक डायरेक्टर हुए हैं तो उसके बाद दूसरे डायरेक्टर या प्रोड्यूसर उस लेवल पे, या कहिए कि किस्मत से या जो भी है जैसे भी है, वह ऐसा नहीं हुआ कि वह भी उनकी तरह कोई बड़ी कमाई वाली फिल्में दे पाए या दर्शकों को अच्छी लगने वाली फिल्म। तो एक बात इंपॉर्टेंट आप समझिए कि पैशन ऑफ सिनेमा, सिनेमा का पैशन, अगर आप में पैशन नहीं है किसी भी फील्ड में, आप अगर आप में जोश नहीं है उस चीज को करने का, दिल से आप वो काम नहीं कर रहे, तो आप उस काम को समझ नहीं पाएंगे। और किसी काम को अच्छे से करने के लिए अपना मन और अपना दिमाग, दिल और दिमाग उसमें पूरा घुसाना पड़ता है। और जब आप वो उसमें पूरा घुसाएंगे तभी आपको वो चीजें समझ में आएंगी और तभी आप उसमें सफल हो पाएंगे। ऐसे ही फिल्म निर्माण है। बहुत से लोग निर्माता बने जो इंडस्ट्री से आउटसाइड थे, लेकिन उनका सफलता का रेशो बहुत कम रहा है। अलग अलग कारण रहे। उन्हीं कारणों पे आज का हमारा ये कार्यक्रम है कि जो आउटसाइडर्स हैं, जो फिल्मों में काम नहीं करते, क्या सिर्फ फाइनेंस है, या जिनके पास फाइनेंस है और पैशन है, और वो ऐसे लोग भी हैं जो कि फिल्मों में पैसा लगाते हैं और नहीं आता पैसा, फिर वो वापस चले जाते हैं। उनके लिए आज का ये कार्यक्रम बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। आप चाहे कहीं भी हो, देख रहे हो, मेरी बातों को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि फिल्म्स, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में आई थी तो उसका प्रॉफिट 400 गुना था। लेकिन सफल फिल्मों का अगर आप प्रॉफिट देखेंगे
1 रुपए पे 70 रुपया कमाने वाली फिल्म भी आई है। अगर आप दंगल दंगल की बात देखेंगे तो दंगल ने अपने 1 रुपया जो उस पर लगाया उस पर 35 रुपये कमाए हैं, या 1 पैसे पे 35 पैसा कमाया है। दिस मीन 35%, 3500%, 35 टाइम्स। और अगर आप एम नाइट श्यामलन की द विजिटर देखें तो उसने अपने 1 पैसे पे या 1 रुपये पे 70 पैसे, 70 टाइम्स अर्निंग। So East India company was having 400%, that is 4 times earning. But films can give you 70 times earning, 4 times and 70 times. So that's why इसीलिए ये जो फिल्म्स का बिजनेस है ये इतना लोगों को अट्रैक्ट भी करता है, प्लस क्योंकि ये आर्ट की फील्ड भी है इसलिए भी ये लोगों को अट्रैक्ट करता है। देखिए, सबसे पहले आप जब मैंने आपको सारी चीज़ें बहुत शॉर्ट में अच्छे से बता दी है। देखिए, तो पैशन और मनी ये 2 चीज़ें फिल्म निर्माता के पास होनी चाहिए। अगर पैशन नहीं भी है तो उसे एक फ्रेंड ऐसा खोजना चाहिए, नॉट जस्ट प्रोफेशनल। उसको एक ऐसा फ्रेंड खोजना चाहिए जो फिल्मों से जुड़ा हो, जिसमें फिल्मों का पैशन हो, प्लस अच्छी नॉलेज हो, प्लस वो ऑनेस्ट हो। ना ऑनेस्टी, to find an honest friend in any field, including the films, is the most difficult and the most important part. अगर वह व्यक्ति ऑनेस्ट नहीं है जिसके ऊपर आप पैसा लगा रहे हो तो आपका पैसा डूबेगा और आप डिस्करेज होके चले जाओगे। इसलिए कई लोग कंपनीज में पैसा लगाते हैं या बड़े नामी लोगों के साथ पैसा लगाते हैं और उनको कुछ मिलता है लेकिन गारंटी कहीं नहीं होती। सो ऑनेस्ट पर्सन खोजना तो आज की डेट में दिन में तारे खोजने के बराबर है। फिर भी आपकी जो अपनी समझ है आप उससे किसी का आंकलन करिए। अब इसके अलावा बात आती है कि सिनेमा की समझ अगर आप में नहीं है तो आज इंटरनेट का माध्यम है, उससे थोड़ा समझिए, पर ये मत समझिए कि हमने सीख लिया समझ लिया तो हम टॉप शॉट हो गए। क्योंकि जो प्रोफेशनल्स उसमें होते हैं उनका टाइम स्पेंड, जितना उन्होंने समय बिताया होता है और जो उन्होंने एजुकेशन ली होती है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। वो उस लेवल तक आप न्यू कमर्स तो नहीं पहुंच सकते, पर पैशन को रखेंगे तो आप सीख जाएंगे। हेलो मनोहर सोन कांबले। तो चलिए, मैं मनोहर जी आए हैं उनसे पहले बात करता हूँ, फिर इस पे आगे मैं आपसे बात करता हूँ। और बताइए मनोहर जी, आप कहाँ से हैं? सर नमस्कार सर, मैं नांदेड़ महाराष्ट्र से हूँ सर। ओके ओके ओके। तो अब बात आती है कि एक तो आपको एक ऑनेस्ट पर्सन मिलना जरूरी है फिल्म्स के अंदर, कि आपका ऐसा मित्र हो जो कि आपको सही से गाइड करे और सही से आपके पैसे को सही से लगाए, जो कि मिलना बहुत मुश्किल है, जैसे दिन में तारों के समान है। अब दूसरी बात यह आती है कि अगर आपको वो पर्सन नहीं मिलता है तो क्या आप फिल्म्स में इन्वेस्ट करेंगे या नहीं करेंगे? आप प्रोड्यूसर बनेंगे नहीं बनेंगे? अगर बनेंगे तो कैसे बनेंगे? तो जिसमें मैंने बोला आपको कि आप इंटरनेट के माध्यम से या किसी इंस्टीट्यूट के माध्यम से नॉलेज लें। चलिए हम मान लेते हैं कि आप वो भी नहीं ले पाए। भाई आप तो बिजनेसमैन हैं, आपका हो सकता है कोई और बड़ा बिजनेस हो, आप एक बिजनेस के रूप में खाली फिल्म्स में इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो, तो अब आप क्या करेंगे? तो देखिए, एक बिजनेस का मैं आपको लॉजिक बताता हूं। जब आप प्रोडक्शन हाउसेस के पास जाएंगे या आप किसी भी फिल्म रिलेटेड बड़े प्रोफेशनल से बात करेंगे तो वो आपको एक बड़ा लंबा चौड़ा बजट पेश करेंगे। आपका एक एक डिपार्टमेंट का बजट
आपको लगेगा भैया ये तो लाखों में जा रहा है, कई बार एक ही डिपार्टमेंट करोड़ों में भी जा सकता है। कई लोग आपको कहेंगे हमें फला फला बड़े बड़े एक्टर्स लेने पड़ेंगे, कई कहेंगे अरे वहाँ चलो, वहाँ अच्छा लोकेशन पे अच्छा करेंगे। कोई बोलेगा आपको कि अरे इसका तो इतना तो पब्लिसिटी में चला जाएगा, इतना उसमें चला जाएगा, और आप सिर पकड़ के बैठ जाओगे। आपको कहे अरे यार मैं तो अगर 5-10 लाख रुपए की दुकान कहीं डाल देता तो मेरा तो उसी से उसमें अच्छा बिजनेस चल जाता, मैं क्यों ये फालतू के चक्कर में पड़ रहा हूँ। और वो सही बात है, जैसे मैंने शुरुआत में बताया कि एक फिल्म का निर्माण ही आपका इतना कई बार ले जाता है, जितनी आपकी जिंदगी भर की कमाई होती है इसमें आप बच्चों की शादी, उनकी पढ़ाई लिखाई, खर्चे पानी से लेकर आपके रिटायरमेंट तक का पैसा हो एक फिल्म। और आपको मैंने जैसे बताया कि आपको तो 10 फिल्में बनानी है, अब 10 जिंदगियां तो आप लेकर नहीं आ सकते, जिंदगी तो एक है और समय बहुत कीमती है। और इस कीमती समय में एक और इम्पोर्टेंट होती है कि जो लाइफ का रिस्क फैक्टर है वो बहुत हाई हो गया, बीमारियां इतनी हैं, एक्सीडेंट्स इतने हैं। आपने कोई प्रोजेक्ट में हाथ डाला, सडनली भगवान ना करे, खुदा ना करे ऐसा कुछ हो जाए, पर आपका वो प्रोजेक्ट चालू रहना चाहिए, ये भी इम्पोर्टेंट होता है। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो बिजनेस के अंदर, ये नॉर्मल बिजनेस की मैं बात कर रहा हूं जो कि फिल्म्स के बिजनेस पर भी लागू होगा। आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट छोटी रखिए। और आज डिजिटल टेक्नोलॉजी की वजह से एटलीस्ट जो फिल्म प्रोडक्शन का पार्ट है, हालांकि कई लोग इससे मतभेद भी रखते हैं कि अगर आप एक हाई लेवल के डिजिटल कैमरा को से शूट करोगे या आप फिल्म के ऊपर 35 mm स्टॉक पे करोगे तो कॉस्टिंग लगभग बराबर पड़ती है। जैसा वो डाटा देते हैं वो लगता है कि हाँ वो डाटा सही दे रहे हैं, लेकिन फिर भी कॉस्टिंग फिल्म की हाई होती है। लेकिन मैं फिल्म पसंद करता हूँ, पर अभी कुछ फिल्म में बन नहीं रहा है, हॉलीवुड में चंद फिल्में बन रही हैं, तो इसलिए हम डिजिटल फॉर्मेट की बात करेंगे जो अभी सर्वव्यापी चल रहा है। और डिजिटल फॉर्मेट में भी अब हमारे पास काफ़ी 3 टाइम्स लेसर प्राइसिंग के या रेंटल के कैमरास भी अवेलेबल हैं। तो इस तरह से आप जो कैमरा डिपार्टमेंट होता है, हालांकि लाइट डिपार्टमेंट, कैमरा का मतलब खाली कैमरा नहीं है, कैमरा में आपके कैमरा चाहिए होता है, फिर उसके साथ लेंसेज चाहिए होते हैं, और उसके साथ लाइट्स चाहिए होती है। कैमरा सिनेमेटोग्राफर या डीओपी जो मेन होता है वो चाहिए होता है, जो जनरली कैमरा ऑपरेट भी कर लेता है या फिर कैमरा ऑपरेटर अलग से चाहिए होता है। फिर क्रेन, ट्रॉली, डॉली, और आजकल तो बहुत सारे नए नए इंस्ट्रूमेंट्स आ गए, बट उन सब की हर दिन रिक्वायरमेंट नहीं होती। आप 15 दिन की, 20 दिन की शूटिंग में 2 दिन 4 दिन उनकी रिक्वायरमेंट्स होती है। माई फेवरेट इज ट्रॉली, तो मैं तो ट्रॉली पर एवरी डे आई नीड अ ट्रॉली इफ आई एम शूटिंग ए फिल्म, जिसे हम डॉली भी बोलते हैं। तो आप शुरुआत में अगर हाई लेवल के कैमरा पर नहीं जाएं तो लो लेवल के कैमरा पर जाएं, पर 2 बातों का आपको ध्यान रखना है कि एक, कैमरा का रेजोल्यूशन 4K या उससे अबव होना चाहिए, और दूसरा उसकी जो रिकॉर्डिंग होती है वो 10 बिट रिकॉर्डिंग होनी चाहिए। आप ये 2 चीज़ें रट लीजिए, समझने के लिए आपको यूट्यूब पे बहुत से वीडियो मिल जाएंगे या नोट्स मिल जाएंगे नेट पर। 4K और 10 बिट रिकॉर्डिंग। और तीसरा इंपॉर्टेंट चीज, फुल फ्रेम कैमरा। अभी बहुत से लोग जो इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर हैं वो जाके 70-80 हज़ार का कैमरा लेते हैं, लेकिन आपको कैमरा फुल फ्रेम लेना है तो उसकी भी आप स्टडी करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि फुल फ्रेम और बाकी कैमरास में क्या फर्क है। लेकिन दिस इज नॉट द वन कॉस्टिंग, देयर आर लॉट ऑफ कॉस्टिंग्स। शूटिंग लोकेशन, परमिशन फॉर शूटिंग, आपको शूटिंग के परमिशन के लिए स्टेट गवर्नमेंट्स को पैसे देने पड़ते हैं और भागदौड़ अलग करनी पड़ती है। कई बार आपको शूटिंग लोकेशन के लिए फायर डिपार्टमेंट से, पुलिस डिपार्टमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है। कॉस्ट्यूम्स, कभी आप पुरानी फिल्म देखेंगे, एक पुरानी फिल्म बताता हूँ आपको, छोटी बहू, आप देखिए शर्मिला टैगोर है, और जरा उनकी ड्रेसेस काउंट करिएगा कितनी ड्रेसेस है। फॉर एन एक्ट्रेस एंड फॉर एक्टर्स ड्रेसेस इज वेरी, their dresses are very important.
फिर एक्टर्स की पेमेंट है। और फिल्म्स में एक चीज़ और ख़ास बात है कि कैटरिंग हम सप्लाई करते हैं फिल्म निर्माण के दौरान। शायद फिल्म्स के अलावा मैंने कोई ऐसी इंडस्ट्री दूसरी देखी नहीं है। बट अगर आप 8 बजे का कॉल टाइम दे रहे हो तो 8 बजे आपको मॉर्निंग स्नैक्स, ब्रेकफास्ट, लंच और शाम का स्नैक्स देना होता है। अगर 8 घंटे से ऊपर की शिफ्ट होती है तो आपको डिनर भी देना होता है, प्लस ट्रांसपोर्ट भी देना होता है। ट्रांसपोर्ट देना होता है या ट्रांसपोर्ट अरेंज करना होता है। सो इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव प्रोडक्शन। और जब आप बाद में पोस्ट में जाते हो तो उसके अंदर आपको एडिटिंग स्टूडियो हायर करना होता है, एक अच्छा एडिटर हायर करना पड़ता है। कई बार एडिटर कहता है नहीं मैं तो भैया असिस्टेंट के साथ करूंगा, तो उसके असिस्टेंट को देना होता है। कलर्स चेंज करने होते हैं, वहाँ खर्चा होता है। और उसके बाद आपका जब साउंड में जाते हो तो साउंड जो आपका स्टूडियो होता है उसमें साउंड स्टूडियो, साउंड रिकॉर्डिस्ट, हिज असिस्टेंट्स, ये सब बाद में भी। और पहले अगर आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो सॉन्ग की तो आपको म्यूजिक डायरेक्टर, फिर म्यूजिक डायरेक्टर आगे म्यूजिशियंस का पेमेंट, स्टूडियो का पेमेंट, सिंगर्स की पेमेंट, ये सब आपको करना होता है। चलिए, हो सकता है आपके पास बहुत पैसा हो और आप ये सब अच्छी अच्छी टीम, आप इंडस्ट्री में जाएं और इंडस्ट्री में नामी गिरामी लोगों को लेकर आप, हो सकता है कि आप बहुत पैसा खर्च कर दे। लेकिन मेरा अनुभव ये कहता है कि मनी इज इन द फिल्म्स बिजनेस, मनी इज रिक्वायर्ड, मनी की जरूरत होती है। बिग एक्टर्स आर रिक्वायर्ड, बिग एक्टर्स की जरूरत होती है। लेकिन दो चीज़ों की सबसे ज़्यादा जो जरूरत होती है वो होती है आपका कॉन्सेप्ट क्या है और आपकी कन्विक्शन क्या है एज ए प्रोड्यूसर। यहाँ पर मैं 2 एग्जांपल्स देना चाहूँगा प्रोड्यूसर्स के, और ऐसे एग्जांपल्स बहुत होंगे। सबसे पहले एक हॉलीवुड का एग्जांपल जो मैं अक्सर देता हूँ, और एक हमारा बॉलीवुड हिंदी फिल्मों का। हॉलीवुड के अंदर जब जॉज बनी थी तो स्टीवन स्पिलबर्ग बड़ा नाम नहीं थे और वह वो वाली फिल्म करना भी नहीं चाहते थे। लेकिन जो उसके प्रोड्यूसर थे उनकी कन्विक्शन की वजह से वो फिल्म बनी और उसने पूरा हॉलीवुड का जो फिल्म निर्माण है उसको रेवोल्यूशनाइज किया। इंडिया के अंदर एक फिल्म आई थी अनुराग, जिसमें फिल्म फेयर अवार्ड मिला था शक्ति सामंत जी को। और वह वो वाली फिल्म उतना करने के लिए उतना थे नहीं। फिर आराधना जो उन्होंने करी थी, जो उनकी सबसे बड़ी हिट फिल्म हुई आराधना, उसमें 2 खास बात थी। एक तो वो फिल्म की स्टोरी कई सालों से सोच रहे थे, पर कहीं ना कहीं उनकी कन्विक्शन शुरू से थी कि हाँ इस पे मेरे को फिल्म बनानी है, और उन्होंने फिल्म बनाई। दूसरा, उसमें जब राजेश खन्ना थे, उनकी पहले 3 फिल्में और तीनों फ्लॉप फिल्में रिलीज हुई थी। फिल्म जो रिलीज हुई थी फ्लॉप थी। लेकिन आराधना ने से बड़ी उनको कोई हिट फिल्म नहीं मिली, उनको और शक्ति सामंत जी को। लेकिन वो उनकी कन्विक्शन थी शक्ति सामंत जी की, क्योंकि वो प्रोड्यूसर डायरेक्टर दोनों थे। ऐसी जब जॉज बनी थे, उनके जो प्रोड्यूसर थे 2 भाई थे, उनकी कन्विक्शन थी। तो प्रोड्यूसर के लिए कन्विक्शन, और कन्विक्शन के अंदर आपका, फिर मैं अगेन कहूंगा कि जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, कॉन्सेप्ट्स के अलावा समथिंग यू रीड, समथिंग यू वॉच, और आपके दिमाग में चल रहा है कि हाँ भैया मैं प्रोड्यूसर बनूंगा, मैं फिल्म प्रोड्यूस करूंगा या इन्वेस्टर बनूंगा। कुछ चीज जो आपको हिट कर जाए, आपके माइंड पे, आपके दिल पे एक इम्प्रेशन दे जाए। और लाइक एन आर्ट फॉर्म, जैसे आप एक पेंटिंग देखते हैं तो पेंटिंग देख के आप बन जाते हैं, अरे भाई क्या पेंटिंग है एकदम, मतलब वो पेंटिंग आपको ऐसे ही फिल्म्स के कॉन्सेप्ट्स और आइडियाज होते हैं कि वो आपको मूव करते हैं। बट अगेन यू हैव टू फिल्टर योर आइडिया। आप अपने आइडिया को फिर डिस्कस करें, किन से? दोज हु आर इनटू फिल्म्स, डायरेक्टर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, अदर फिल्म प्रोड्यूसर्स, बट विद ओनली दोस्त जो कि जिन पे आपको भरोसा है कि वो आपके आइडिया को लेंगे नहीं, उनके साथ। वेरी ट्रस्टेड पीपल। एंड देन यू सी दैट कि वो लोग भी उस चीज को देख पा रहे हैं या फील कर पा रहे हैं जो आपने करा। अगर वो ऐसा होता है तो आपका कन्विक्शन राइट है। कहीं ना कहीं नहीं भी होता, फिर आप रीथिंकिंग करिए
कि क्या ये सही है या नहीं है. दिस इज अ वन वे यू कैन थिंक अबाउट a topic of a film. As a producer, you should go for that. Not, I will come to that part. Don't follow big studios and big producers or big companies' ideas or big OTT platforms' ideas. They don't know. They have other, उनको पता नहीं है या उनके अलग मोटिव होते हैं जो आपको नहीं पता होते हैं, या उनके एक अलग स्टाइल होते हैं जो उनके हिसाब से रेवेन्यू लेके आते हैं. बट वो जो स्टाइल होते हैं उसमें रेवेन्यू आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता. उस पर हम आते हैं बाद में. फिर दूसरा, आप कहाँ से और कॉन्सेप्ट ले सकते हो. सो पीपल, पर्टिकुलरली राइटर्स और डायरेक्टर्स जो जुड़े होते हैं फिल्मों से, जुड़े हुए का मतलब ये नहीं है कि वह कर भी रहे हों, कि वह काम आ भी रहे हों या काम नहीं आ रहे हों. तो वो जो लोग जो काफी टाइम से जुड़े हुए हैं, उनके काम आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, दैट डजंट मैटर, बट दे आर लिंक. दे आर राइटर्स, वो लिख रहे हैं. दे आर डायरेक्टर्स हु आर थिंकिंग and who are writing, and also the producers or sometimes actors can also bring beautiful ideas. Okay, so actors can also bring very interesting ideas, तो वो भी आप ले सकते हो. अब आती है बात कि आप तो नए हो, पैसा भी उतना नहीं जितना मैंने बताया, तो भाई फिल्म कैसे निर्माण करोगे. और सबसे बड़ा क्वेश्चन, बहुत से लोग ये कहते हैं कि मैं लगाऊंगा, मुझे कितना आएगा, मेरे को कब आएगा, मैं इतना लगाऊंगा, मुझे कितना आएगा, मेरा कितना डूबेगा. तो इसके ऊपर बिजनेस को साइंटिफिकली समझने की जरूरत है. हर बिजनेस में और कई बिजनेसेस में जितने लोग एंटर करते हैं, क्या सब सफल हो जाते हैं? मैं ये बात आप सबसे पूछता हूँ. आप में से बहुत से लोग आज बहुत सफल व्यापारी हुए होंगे, और उससे पहले या तो उनको वह अपने परिवार से मिल गया होगा व्यापार से, या फिर उन्होंने अपने खुद के कदमों पे वे खड़े हुए होंगे और उन्होंने खुद कितने व्यापार किए होंगे. और आप दुनिया को देखें, कितने व्यापार में कितने लोग सफल होते हैं. कुछ लोग कहते हैं डेस्टिनी होती है, कुछ लोग कहते हैं कि टाइम और प्लेस भी इंपॉर्टेंट होता है. तो हर व्यापार की सफलता असफलता की तरह ही फिल्मों की सफलता असफलता है. जैसे मैंने बताया कि आपको अपना शॉप में एक प्रोडक्ट बेचने के लिए 9 प्रोडक्ट और लगाने पड़ेंगे, ऐसे फिल्मों में भी एक फिल्म जो आपकी ब्लॉकबस्टर होगी, उससे साथ आपको 9 फिल्में और प्रोड्यूस करनी पड़ेंगी, तब जाके वो 9 फिल्मों की रिकवरी और टोटल आपको रिकवरी होगी. यशराज बैनर की अगर इतना बड़ा वो बन गया, तो एक ही फिल्म इंपॉर्टेंट थी, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे. उससे पहले उनकी कोई इतनी बड़ी फिल्म नहीं बनी, उसके बाद ही उनके स्टूडियो निर्माण हुए, सब कुछ हुआ. लेकिन वो दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे तक का सफर यशराज जी ने, उनके बेटे ने, आदित्य चोपड़ा जी ने, और उनके बड़े भाई, जो यशराज जी के बड़े भाई थे, उनके बेटे भी हैं, BR चोपड़ा जी, बलराज राज चोपड़ा थी उनका नाम था, और वो शायद हो सकता है उनसे भी पहले की कोई पीढ़ी फिल्मों में जुड़ी हो. तो इतना लंबा सफर करने के बाद वो एक DDLJ आती है. तो आप ये कैसे सोच सकते हैं मैं आज घुसूं, आज फिल्मों में घुसूं और मैं आज सुभाष घई जैसा बड़ा डायरेक्टर, बड़ा प्रोड्यूसर बन जाऊं? ऐसा नहीं होता. ऐसा बहुत रेयर केसेस में होता है, चाहे वो प्रोड्यूसर हो, चाहे वो डायरेक्टर हो, चाहे वो एक्टर हो, म्यूजिक डायरेक्टर हो. और इसके साथ साथ एक चीज और होती है कि कई बार आपको बड़ी सफलता मिल भी जाए शुरुआत में, तो अगली सफलता बड़ी लेना और भी चुनौतीपूर्ण हो जाता है. बिकॉज यू डोंट अंडरस्टैंड द थिंग्स
इन द जर्नी। जैसे हमारे फिल्मों में एक राइटर्स जानते हैं कि एक हीरोस जर्नी होती है, कि एक हीरो जब कोई काम को अचीव करने के लिए जाता है तो उसको किन किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, और वो परिस्थितियों का सामना करने के बाद उसको जो शस्त्र मिलते हैं, जो उसको नॉलेज मिलती है, तभी वो अपनी बड़ी चुनौती या बड़े विलन का सामना कर पाता है, तभी उसको सबसे बड़ा जीवन में फल मिलता है। ऐसे ही करियर के अंदर है, छोटी चुनौतियाँ, छोटी सफलताएं, छोटी असफलताएं मिलकर ही बड़ी सफलता और चुनौती सामने आती है, तो बड़ी सफलता मिलती है। तो इसके लिए शुरुआत आप करें लो बजट से, और लो बजट से शुरू करके धीरे धीरे बजटिंग बढ़ाते जाएं। धीरे धीरे लो बजट में आपने लगाया, शुरुआत में आपने मान लीजिए 3 फिल्मों में पैसा लगाया, आपका 1 करोड़ था, आप 1 करोड़ रुपया एक फिल्म की जगह डिजिटल टेक्नोलॉजी की वजह से हमारे पास है कि हम 3 फिल्मों में वो पैसे को लगा सकते हैं। तो 3 में से 3:1 भी अगर आपका एक सक्सेस हो जाता है तो बहुत अच्छा होता है। आपकी 2 फिल्मों की रिकवरी प्लस प्रॉफिट अगर 1 से हो गया, फिर उसके बाद और 3 फिल्में बनाई हैं, उसमें अगर आपको एक सक्सेस और मिल गई तो बहुत अच्छी सक्सेस हो गई, 6 में से 2 हो गई। तो आपकी 10 में से जहाँ 1 सक्सेस रेशो था, जो मैंने आपको शुरुआत में बताया, सफल लोगों का अधिकांशतः 10 में से 1 होता है सफल, तो वहीं आपका 10 में से 3 सफल हो गया, आपकी तो सक्सेस रेशो है वो ट्रिपल हो गई। इस बात को आप समझिए। लेकिन वो तभी होगी जब आप अपने पैसे को ऐसे करके चलेंगे, दिमाग और दिल को काम में डाल के चलेंगे। अगर आपने पैसा यूं कर दिया और दिमाग और दिल काम के अंदर नहीं रखा, तो वो आपको एक बार पैसा तो गया, पैसा लौट के आने में बहुत मुश्किल होती है। ये बात आपको गांठ मारनी है, और ये कैसे आपको अपने पैसे को बचाना है, ये ही मैं आपको भी बताने वाला हूँ, जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। अब जो मैंने आपको दूसरी चीज बताई थी कि बड़े निर्माता, बड़े स्टूडियोज, बड़े ओटीटी प्लेटफॉर्म कहेंगे ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। आज हर ओटीटी प्लेटफॉर्म पे हर तरह की फिल्म है, हर तरह की वेब सीरीज है, हर देश की है लगभग लगभग कई ओटीटी पे, और हर तरह का ऑडियंस है। अगर एक फिल्म या एक वेब सीरीज हर देश में रिलीज होती है तो 700 करोड़ लोग हैं देखने वाले, उसमें से आधे भी देख रहे हैं, 350 करोड़ है। एक हिट फिल्म के लिए 1 करोड़ लोग काफी होते हैं, तो 350 करोड़ की पॉपुलेशन देख रही है। मैं कह रहा हूँ उसकी 10% भी हटा दो, 35 करोड़, आधी परसेंट दुनिया की पॉपुलेशन भी देख ले तो कितनी बड़ी बात है। उन ओटीटी प्लेटफॉर्म पे वो ये नहीं कह सकते कि भैया कि ये ऐसा है, ये वैसा है। हर आदमी हर एज में, हर स्टेज पे अलग अलग चीजें पसंद करता है। बच्चों की अपनी पसंद है, वृद्धों की अपनी पसंद है, युवाओं की अपनी पसंद है, और हर तरह का ऑडियंस है। अब ऑडियंस खाली ये भी नहीं कह सकते कि भैया सिनेमा हॉल में जाके देखेगा वही ऑडियंस है, कि हम तो यंगस्टर्स के लिए बनाते हैं। आज तो बुजुर्ग भी देख रहा है घर में बैठ के ओटीटी पे, टीवी पे भी देख लेता है। क्या टीवी से कमाई नहीं होती? एडवर्टीजमेंट आती है टीवी से। तो हर तरह की ऑडियंस है, और अब जितना ज्यादा प्रोडक्ट्स है, जितनी ज्यादा फिल्में, वेब सीरीज है, उतना ऑडियंस भी चूज ही हो रहा है। लेकिन फिर उसमें आते निर्माण में क्या चीज है सही। तो निर्माण में जो चीज सही होती है वो होनी चाहिए, जैसे मैंने आपको बताया, पहले प्रोड्यूसर की कन्विक्शन होनी चाहिए, फिल्म का कॉन्सेप्ट होना चाहिए, पैसा बचा के आपको चलना है, वो एक अलग बात है, वो नजर नहीं आएगा पैसा लगा या नहीं लगा। कई आपको डिस्ट्रीब्यूटर प्रोड्यूसर बोलेंगे अरे ये फिल्म में क्या है, इसमें 100 आर्टिस्ट खड़ा करते, इधर 1000 आर्टिस्ट इधर खड़ा करते, 3-4 गाड़ियां ऊपर से नीचे गिराते। अरे भाई कितनी फिल्में हैं जिसमें ये आर्टिस्ट 1000 आर्टिस्ट खड़े कर दिए, 100 आर्टिस्ट डांसर वहां नाच रहे हैं, 10 गाड़ियां पहाड़ से जमीन पे गिर रही हैं, सारी फिल्में हिट हो गई क्या? क्या हिट फिल्मों का ये क्राइटेरिया होता है? हुआ है
कितने टीवी सीरियल्स बने दूरदर्शन के समय से आज तक, क्या सब में बम के गोले फूट रहे थे या 100 डांसर नाच रहे थे जो लोगों को वो पसंद आए? क्या था उनमें खास? उनके कॉन्सेप्ट्स और उनके अंदर एक्टर्स की अदाकारी, उनके डायलॉग्स, म्यूजिक, उनकी लाइटिंग भी इम्पैक्ट करती है। ये सब चीजें खास होती हैं। एक पूरा समीकरण सही होता है। उसमें ये नहीं होता कि आप हॉलीवुड की कितनी 1,500 करोड़ की फिल्में हिट फ्लॉप हो जाती है, 500 करोड़ रुपए के ग्राफिक्स लगे होते हैं। अब कई जैसे बड़े स्टूडियोज कहते हैं कि भैया नहीं हम तो यही बनाएंगे, तो उनका क्या होता है बड़े स्टूडियोज का? ये कोई आए हैं, मैं इनसे जरा बात करता हूँ, थोड़ा सा इनका इंट्रोडक्शन लेता हूँ। ओके, तो बड़े स्टूडियोज का क्या होता है कि उनका पास पैसा बहुत होता है निर्माण में लगाने के लिए, और उनके पास टेरिटरीज ऑलमोस्ट वर्ल्ड टेरिटरी होती है, और जो लोग वहां जॉब कर रहे होते हैं उनकी भी सैलरी बहुत अच्छी होती है। तो सबसे पहले उनका क्या होता है कि उनकी सैलरी ना जाए, कम ना हो, और उसके अलावा फिर उनके पास खूब पैसा होता है तो वो उसको दबा के पैसे को लगाते हैं। और पैसे को लगाने का लॉजिक उनका ये होता है कि हमारे पास तो भैया वर्ल्ड टेरिटरीज है, सिनेमा हॉल्स है, अच्छी चेन ऑफ सिनेमा हॉल है, हम लोग टीवी पे या आजकल ओटीटी पे भी डालेंगे तो भैया हमारा तो पैसा आराम से रिकवर हो जाएगा। और फिर वो ऐसी बातें रखते हैं कि आप ये डालो, ये डालो, वो डालो। और हाँ, कोई डाउट नहीं कि जब हम उनकी फिल्में देखते हैं उसमें एक निर्माण की क्वालिटी, कॉन्सेप्ट की बात कर रहा है, जो चलता है उसकी बात नहीं कर रहा। हाँ, निर्माण बहुत बड़े लेवल का होता है। कोई बड़े बड़े एलियन मूवीज या बड़ी सुपर वर्ल्ड वाली मूवीज होती हैं, आप देखते हो आधी फिल्म में आपको नींद आ जाती है। वो फिल्में पूरी दुनिया में रिलीज होती है और पूरी दुनिया के लोग हॉल में देखने जाते हैं और बेचारे मायूस होकर बाहर आ जाते हैं। एक बड़े डायरेक्टर हैं मतलब अभी, उन्होंने जब अपनी इंडिपेंडेंट फिल्म्स बनाई, उनकी इंडिपेंडेंट फिल्में सारी चली, और जब उन्होंने फिल्म बनाई बड़े निर्माताओं के साथ, एक के बाद उनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर पिटने लग गई, काम बंद हो गया मिलना। फिर उन्होंने फिर इंडिपेंडेंट फिल्म बनाई अपनी, और वो फिल्म उनकी सबसे बड़ी हिट फिल्म साबित हुई। अगर आप कई हिंदी, मैंने हॉलीवुड के एक निर्देशक निर्माता के बारे में बताया, हिंदी फिल्मों में भी ऐसा ही है। मनी कैन मेक ए गुड फिल्म, लिटिल मनी कैन मेक ए गुड फिल्म। पैसा एक अच्छी फिल्म बना सकता है, थोड़ा पैसा एक अच्छी फिल्म बना सकता है। बिग मनी कैन मेक ए गुड फिल्म एंड बिग मनी कैन ऑल्सो मेक ए वर्स्ट फिल्म। ज्यादा पैसा एक अच्छी फिल्म भी बना सकता है और ज्यादा पैसा एक सबसे घटिया फिल्म भी बना सकता है। ऐसी बहुत लंबी फहरिस्त हमारे इंडिया के अंदर मौजूद है। प्लस कई बार टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, टाइम ऑफ रिलीज, उस समय लोग कैसा सोच रहे हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपकी फिल्म बन के आई और वैसी 3 फिल्में और आ गई, ऑडियंस डाइवर्ट हो गया, ये भी इंपॉर्टेंट होता है। एक बार एक फिल्म रिलीज थी, मैं शक्ति सामंत जी के बारे में पढ़ रहा था, एन इवनिंग इन पेरिस आई थिंक, जो भी उनकी वो फिल्म थी, वो फिल्म रिलीज होते 3 दिन बाद थिएटर ओनर्स की स्ट्राइक हो गई, थिएटर बंद हो गए, इमरजेंसी लग गई। कई चीजें होती है, माइनर फैक्टर्स होते हैं, कई रिमोट फैक्टर्स होते हैं जिनको आप कंसीव नहीं कर सकते। कई फैक्टर्स होते हैं फिल्म की कमाई में और बिना कमाई में। कई बार कोई फिल्म आई और वैसा कुछ सोशल माहौल बना तो फिल्म हिट हो जाती है, आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था। सो दे आर फार फैक्टर्स विच आर आउट ऑफ योर कंट्रोल, जो आपके कंट्रोल में नहीं है उन पे तो हम बात नहीं करते। हम बात ये कर सकते हैं कि जो हमारे कंट्रोल में है। और बीइंग ए प्रोड्यूसर, आपके कंट्रोल में 2 चीजें होनी चाहिए, योर कंट्रोल ओवर योर डिसीजंस एंड योर कंट्रोल ओवर योर मनी, एंड कंट्रोल ओवर डिसीजन यू शुड गो विद इंस्टिंक्ट्स। हर चीज में
मेरा तो मानना है आप अपने इंस्टिंक्ट से जाइए। अगर आपको नॉलेज नहीं है, अगर आपको फिल्म्स में कोई जान पहचान का, आप इंस्टिंक्ट से जाइए। और वो इंस्टिंक्ट्स में जाने के लिए मैं आपको एक बात और समझाऊंगा कि सामने वाले को देखिए कि सामने वाले की नज़र इज ऑन द कॉन्सेप्ट, ऑन द फिल्म, ऑन द प्रोजेक्ट और ऑन योर मनी। वो जब आप किसी से कम्युनिकेट करेंगे, उसका भी बताऊंगा, आप निरंतर कम्युनिकेट करिए, निरंतर निरंतर जिस पर्सन के साथ आप पैसा लगा रहे हैं उससे कम्युनिकेट करिए। देखिए हिज इंटेंशन इज ऑन योर मनी एंड और ऑन योर प्रोजेक्ट। What are his qualifications? What are his experiences? How much he is into the film, into the films, into the business means concept wise, art wise वो कितना उसके अंदर इन्वॉल्व है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। Is he giving or is she giving also importance to commercial aspects or not? वो commercial aspects पे ध्यान दे रहा है, दे रही है नहीं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एक जैसे मैंने अपनी स्क्रिप्ट राइटिंग की क्लास में बताया कि राइटर को सबसे पहले प्रोड्यूसर के हिसाब से सोचना चाहिए, भैया ये फिल्म कहाँ चलेगी, ये चलेगी कि नहीं चलेगी। ऐसे डायरेक्टर का आप काम करो, भैया मैंने तो बहुत अच्छी फिल्म बना दी, मुझे तो भैया 2 नेशनल अवार्ड मिले हुए हैं, 3 नेशनल अवार्ड मिले हुए हैं, स्टेट अवार्ड मिले हुए हैं, आगे तुम जानो, तुम्हारी फिल्म जानो, मेरी तो फिल्म आर्टिस्टिक है ना। भूल के भी ऐसे व्यक्ति के साथ काम मत करना, क्योंकि वो 3 के बाद उसका टारगेट होगा 4था नेशनल अवार्ड ले लूं और बैठ के पेंशन मिल जाए, स्टेट से मकान मिल जाएगा। ये जहाँ कोई आपको डिस्ट्रीब्यूटर बोले अरे क्या फिल्म बना रहे हो, उसमें इतना पैसा लगाओ उतना पैसा लगाओ, उससे पूछो भाई तूने कब कितना पैसा लगा के कितनी फिल्मों में कितना कमा लिया उन फिल्मों से। कोई डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बताएगा कि मेरी ये फिल्मों ने कहाँ का कितनी कितनी कमाई करी है। कोई प्रोड्यूसर नहीं बताएगा कि आमा हमने तो उस फिल्म में फला फला पैसा लगाया था, लेकिन सबसे ज्यादा पैसा उन्हीं फिल्मों में डूबा। तो ये बात है आपको समझनी है। अब जो फिल्म का रिलीज का पार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एज ए प्रोड्यूसर आप डिजिटल जगहों पर, डिजिटल स्थलों पर जैसे फेसबुक, ट्विटर वगैरह पे भी अपनी एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं, बट बेटर हो कि आपके पास एक अच्छा बजट हो उसकी पब्लिसिटी के लिए। देखिए प्रोडक्ट आपको हो सकता है सस्ते में मिल जाए। आप कोई भी बिजनेस कर रहा हो तो बिजनेसमैन को क्या चाहिए और कैसे वो प्रोडक्ट चलेगा, एक उसके पास वो प्रोडक्ट होना चाहिए और सस्ता प्रोडक्ट होना चाहिए। क्यों सस्ता होना चाहिए? क्योंकि आगे उसने उस प्रोडक्ट की मार्केटिंग करनी है और मार्केटिंग में बहुत पैसा लगना है। जितना प्रोडक्ट में नहीं लगा उतनी उसकी मार्केटिंग में पैसा लग सकता है, ज्यादा भी लग सकता है। तो एक चीज होती है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट ऑफ डूइंग द बिजनेस। तो कॉस्ट ऑफ डूइंग द बिजनेस है वो भी हाई हो सकती है। आपको मीटिंग्स के लिए जाना है, आपको डिस्ट्रीब्यूटर से मीटिंग के लिए जाना है, बॉम्बे जाना है, आपको किसी फिल्म समिट में जाना है, आपको किसी फिल्म फेस्टिवल में फिल्म भेजनी है, ये सारी कॉस्ट भी प्रोड्यूसर को बियर करनी पड़ती है। तो अगर आपने मान लीजिए 30 लाख में फिल्म बना दी तो आप मान लीजिए कि इतना पैसा तो आपको इसमें और लगेगा, या उतना नहीं भी लगे तो कम लगेगा, अच्छा पैसा लगेगा। और यहाँ पर अगर आप न्यू प्रोड्यूसर हैं, आपकी फिल्म नहीं रिलीज हो रही है, तो आपको हो सकता है सिनेमा हॉल्स रेंट पर लेकर उस पर फिल्म रिलीज करनी पड़े, तो वो भी आपकी कॉस्टिंग होगी ना, उसका एक अलग इम्पोर्टेंस है। अगर आप सिनेमा हॉल्स पे अपनी फिल्म को रिलीज कर दें, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ए फिल्म टू बी रिलीज्ड। आप फिल्म बनने के बाद, हालांकि कोरोना टाइम्स में तो बहुत बड़े बड़े प्रोड्यूसर एक्टर्स की फिल्में ओटीटी पे आई है, बट फर्स्ट प्रेफरेंस शुड बी टू रिलीज इट ऑन सिनेमा हॉल। वंस इट हैज बीन रिलीज्ड ऑन सिनेमा हॉल, तभी उस फिल्म की एक रैपो बनती है। सो सिनेमा हॉल पर रिलीज इज नॉट ओनली फॉर बिजनेस, इफ इट डज बिजनेस इट्स गुड, बट इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्केटिंग टूल। तो सपोज आपने अगर 30 लाख में एक फिल्म बनाई है, तो आप 30 लाख अगर आपकी पब्लिसिटी और सिनेमा हॉल्स में रिलीज, और सिनेमा हॉल्स में भी मेनली आप जो मेजर सिटीज हैं या मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं, आप वहां जरूर फिल्म को रिलीज करें, चाहे उनके 2 शोज या 1 शोज हो। क्योंकि वहां पे जो ऑडियंस जाके अपनी आंखों से आपकी फिल्म का जो पोस्टर देखता है, या आप जो न्यूज़पेपर में वहां पर देते हो,
That publicity is the better publicity and the best publicity than digital publicity. तो वो भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है, और मोस्ट इम्पोर्टेंट मैं कहूँगा। उसके बाद अगर आपकी फिल्म मान लीजिए बिजनेस कर गई, तो आपके तो वारे न्यारे हो गए। अगर हॉल में चल गई, मैं आपको बताता हूँ, हम आपके यहाँ कौन फिल्म जब आई थी तो दे वर वेरी फिशी अबाउट दैट फिल्म की, भाई ये 14 गाने हैं, फिल्म लोगों को पसंद आएगी नहीं आएगी, इतनी लंबी। आई थिंक डिस्ट्रीब्यूटर्स तो थे ही, और भी डिस्ट्रीब्यूटर्स से उनकी बात हुई होगी। जो भी उनका बिजनेस प्लान था, उन्होंने दो हॉलों में रिलीज करी थी फिल्म। और दो हॉलों के बाद जब दो हॉलों से लोगों को अच्छी लगने लगी, तो आप शुरुआत में जरूरी नहीं कि मल्टीप्लेक्स में भी करें, ऐसे 2 हॉल जब आप चुने, सिंगल स्क्रीन चुने, क्योंकि वहां पे ऑडियंस बड़ी आती है। एक सिंगल स्क्रीन चुन लो, एक मल्टीप्लेक्स चुन लो, अगर डिस्ट्रीब्यूटर नहीं मिल रहा है। और अगर डिस्ट्रीब्यूटर मिल रहा है, वो कह रहा है भाई पब्लिसिटी कर दे, तो उसके अंदर आप उससे हाथ मिला के पब्लिसिटी करो, तो आपको कम से कम पता तो लगेगा कि एक डिस्ट्रीब्यूटर भी जो है वो कितने पैसा पब्लिसिटी में खर्च करता है, कैसे पब्लिसिटी की जाती है। एक आपकी एक्सरसाइज हो जाएगी। उसके बाद आप फिल्म को ओटीटी पे मेरे हिसाब से मत लेकर आओ, कोशिश करो टीवी पर रिलीज करने की, टीवी पर राइट देने की। क्योंकि अगेन, जैसे सिनेमा हॉल पर रिलीज करना एक बड़ा एडवर्टाइजिंग है, टीवी पे रिलीज करना और भी बड़ी एडवर्टाइजिंग हो जाती है। और टीवी पे आपका जो पायरेसी है उसके चांसेस कम हो जाते हैं। हालांकि लोग तो सिनेमा हॉल में ही पायरेसी बना के कर देते हैं, लेकिन वो बाहर से आती है, इंडिया में नहीं होती। आई होप कि ऐसा ही है। तो आप इंडिया में पहले रिलीज करो, उसके बाद उसको टीवी में रिलीज करो, फिर ओटीटी में देखो। और अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो आप ओटीटी प्लेटफॉर्म ढूंढो। अगर ओटीटी प्लेटफॉर्म भी नहीं आता है, उस पर मैं आता हूँ, आप ना फिल्म रिलीज कर पाए हॉल पर, ना टीवी पर, ना ओटीटी पर, किसी नेटफ्लिक्स या अमेजन प्राइम, देन यूट्यूब इज द बेस्ट रेवेन्यू मॉडल। बट यूट्यूब पर रिलीज के साथ आपको 2 बातों का ध्यान रखना है। एक, आपका जो म्यूजिक आप उसमें डालोगे वो ओरिजिनल होना चाहिए, विद डॉक्यूमेंटेशन एंड वीडियो रिकॉर्डिंग्स। अपने म्यूजिक की वीडियो रिकॉर्डिंग, म्यूजिक डायरेक्टर के साथ डॉक्यूमेंट्स, आपके एग्रीमेंट्स साइंड होने चाहिए। क्योंकि यूट्यूब पर आपने फिल्म डाली और यूट्यूब के जो सॉफ्टवेयर्स लगे हुए हैं, उन्होंने कोई किसी और म्यूजिक से मैच करके उसको रोक दिया या ब्लॉक कर दिया, तो वो डॉक्यूमेंट और वो वीडियो रिकॉर्डिंग्स आप यूट्यूब के सामने पेश करके बता सकते हो, ये हमने ही फिल्म बनाई है, हमारा ही म्यूजिक है, हमने ही अपने म्यूजिशियन से लिया है, ये उसके कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। यूट्यूब आपको 50% तक रेवेन्यू देता है आपका जो भी एडवर्टीजमेंट होती है, लेकिन यूट्यूब पे खाली डाल दी लोग देख लेंगे ऐसा नहीं है। दूसरा, यूट्यूब पे जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है कि फिल्म यूट्यूब पे डलते ही लोग वहां से डाउनलोड कर लेंगे और आपकी फिल्म फैल जाएगी। ये एक नेगेटिव पॉइंट है। तो जब आप लाखों रुपए का कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो तो यूट्यूब उसका नहीं है। हाँ, अगर आप चंद लाख में बना रहे हो, 10 लाख में, 20 लाख में, आप तब 10 लाख रुपए तक का प्रोजेक्ट बना रहे हो, तब आप, और वो कहीं नहीं जा रहा है, तब आप यूट्यूब के बारे में सोचो। यूट्यूब के अलावा और भी प्लेटफॉर्म से वीमो है या प्ले डेली मोशन है, लेकिन वहां से अभी रेवेन्यू का इतना कोई सोर्स है नहीं, तो उनको मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे आप 2 तरह से रिलीज कर सकते हो, शेयरिंग बेसिस पे या फिर सेल कर। सेल करने के लिए यू नीड सम फेस, और वो फेस की कॉस्टिंग आपकी फिल्म में चली जाती है। यू नीड सम एक्टर्स, नॉन एक्टर्स, जिनके बल पे आप, क्योंकि उनकी एक वास्ट ऑडियंस ऑलरेडी मौजूद होती है जो फिल्म को देख लेती है। आप भी जब कभी देखते होंगे तो एक नॉन फेस से ही आप सबसे पहले देखते हो। अगर मान लीजिए आपकी 10 लाख की फिल्म 20 लाख में पड़ती है या 15 लाख में पड़ती है, छोटी फिल्म की बात कर रहा हूँ, और एक फेस आ जाता है, तो वो भी एक पब्लिसिटी के लिए इम्पोर्टेंट है, और आपको सेल हो जाएगी, आपका रिकवर हो जाएगा पैसा। अच्छा, अब आते हैं कि मैं कैसे फिल्म को बेचूं। एक तो हो गया आपके सिनेमा हॉल पे रिलीज, जो वीकली रिलीज होती है, वीक बाद नहीं चली तो फिल्म आपके पास वापस, अब तो रोल नहीं आते, मतलब फिल्म नहीं आगे चलेगी। एक होती है लाइसेंसिंग। आप ये देखिए कि आप फिल्म को किसी को 1 साल, 2 साल, 3 साल के लिए दे रहे हैं, तो टीवी में आप लंबी लाइसेंसिंग ना दे, टीवी में छोटी लाइसेंसिंग दे। लेकिन ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर अगर आपकी फिल्म ने अच्छा परफॉर्म कर दिया है, सिनेमा हॉल पे और टीवी में, सिनेमा हॉल पे कर दिया, टीवी पे करेगी,
और टीवी पे भी कर दिया, सिनेमा हॉल पे नहीं किया, मतलब कहीं उसकी अच्छी प्लेटफॉर्म हुई है, तो ओटीटी प्लेटफॉर्म को आप कम टाइम का और कम टेरिटरी का, कम लैंग्वेज का लाइसेंस दें कि मैं अभी इसे हिंदी में ही दे रहा हूँ, मैं इसे अभी तमिल में दे रहा हूँ। अगर वो कहेंगे हमें अलग अलग चाहिए तो अलग अलग के हिसाब से, कम कॉस्टिंग के हिसाब से उसे दे, मतलब कम कॉस्टिंग, मतलब कम टाइमिंग के हिसाब से, नॉट कॉस्टिंग, कम टाइमिंग के, 1 साल के लोग अगर ओटीटी प्लेटफॉर्म चाहते भी हमें तो 5 साल के लिए मिले। अब जब आपकी फिल्म ऑलरेडी रिलीज हो गई 2 प्लेटफॉर्म पे, किसी एक प्लेटफॉर्म पे सक्सेस हो गई, मतलब सक्सेस में उसकी एडवर्टाइजिंग हो गई, तो ओटीटी वाले को तो एडवर्टाइजमेंट पे ज्यादा खर्चा नहीं करना, वो तो फिल्म ओटीटी पे आएगी तो लोग ऑलरेडी देखेंगे, तो इसलिए कम टाइम में ज्यादा लोग देख लेंगे, तो उसको ज्यादा टाइम के लिए क्यों चाहिए। हो सकता है मेरी बात गलत हो, वो ज्यादा अच्छे से वो चलाते हैं बिजनेस, पर मैं तो लॉजिक के हिसाब से बात करता हूँ। तो इसलिए आप ओटीटी को 1 साल 2 साल से ज्यादा का लाइसेंस ना दें। नया ओटीटी हमने करी, हमने 1 साल का लाइसेंस दिया है, भाई 1 साल बाद देखेंगे कि क्या परफॉर्मेंस रही या नहीं रही। हाँ, अगर आपकी फिल्म कहीं परफॉर्म नहीं करी है तो उस केस में तो आपको मैं कहूंगा 3 से 5 साल आप ओटीटी प्लेटफॉर्म को दे। अब सेल नहीं हुई, रेवेन्यू बेसिस पे क्या आप जाएंगे, तो रेवेन्यू बेसिस पे जरूरी नहीं है कि आप रेवेन्यू बेसिस पे का, अगर आप उसमें डिस्कस करें और लोगों से कि क्या रेवेन्यू आ रहा है प्राइम पे, नेटफ्लिक्स पे, किस पे अच्छा रेवेन्यू आ रहा है, थोड़ा सा इंडस्ट्री के अंदर जाके रिसर्च करेंगे, तो फिर वैसे प्लेटफॉर्म पे आप रेवेन्यू बेसिस पे दें। अब आपने फिल्म बना ली, 10 लाख 15 लाख 20 लाख 25 30 लाख रुपए लगा लिया, अब रिकवर कितने दिन में होगा, अगला क्वेश्चन कितना होगा। रिकवरी, जो टॉप रिकवरी, टॉप शॉट रिकवरी आज भी सिनेमा हॉल से होती है, तो अगर आप क्विक और टॉप रिकवरी सोच रहे हैं तो सिनेमा हॉल पे करें। सिनेमा हॉल पे फिर अगेन एक और चीज, यू कैन मेक विदाउट अ नोन फेस, यू कैन मेक, इट कुड बी अ गुड फिल्म, बट अगर आपको ज्यादा वो है कि भैया ये नए एक्टर हैं, ये क्या है, तो एक तो उसमें नॉन एक्टर लीजिए, फिर कॉस्टिंग आपकी बढ़ेगी। तो इसमें 2 चीजें हैं, एक तो यू कैन मेक ए गुड फिल्म, इट कुड बिकम ए सक्सेसफुल और नॉट, बट अभी इसको पक्का करना है थोड़ा और कि नहीं यार गुड फिल्म तो मेरे हो जाएगी, मेरा कास्ट क्रू अच्छा है, क्रू अच्छा है, मेरा कॉन्सेप्ट मेरा अच्छा है, पर नहीं यार मेरे को थोड़ा सा और एश्योरेंस चाहिए, तो कुछ नॉन फेस उसमें डालोगे, थोड़ी उसकी कॉस्टिंग बढ़ेगी। पब्लिसिटी तो देखो दोनों केस में करनी पड़ेगी, नॉन फेस होगा या अननोन फेस होगा, पब्लिसिटी दोनों केस में करनी पड़ेगी, पर उसमें फिर आपकी कॉस्टिंग लगेगी, थोड़ी सी आपको लगेगा कि हाँ भैया। लेकिन एक बात है, बड़े स्टार्स की जो फिल्म पैसा खींचती है सिर्फ मेकिंग, देखिए बड़ा स्टार है, फिल्म का बजट 100 करोड़, आप देखिए टोटल आप रिकवरी 100 करोड़ हुई 3 हफ्ते में, 5 हफ्ते में, तो वो 100 करोड़ की फिल्म की 100 करोड़ की रिकवरी, इट इज अ सुपर फ्लॉप फिल्म। वाई? क्योंकि मेकिंग 100 करोड़ थी और जो रिकवरी 100 करोड़ की हुई है, तो उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूटर, सिनेमा हॉल वाले, उनका भी हिस्सा गया, तो मेकर्स के पास तो 100 करोड़ भी नहीं आया, इट इज अ फ्लॉप फिल्म। इसलिए मैं एक समझाता हूं कि ऑलवेज मेक लो बजट मूवीज इनिशियली एंड इन द लेटर स्टेजेस ऑल्सो। इनिशियली आप लो बजट से गए, ऊपर गए, बजट बढ़ाते गए, लेटर स्टेज पे आप इतनी बड़ी एक फिल्म बना रहे हो, लेकिन उसका बजट इतना कर दो, क्योंकि उसके इतने बजट में भी आपकी और 3 फिल्में बनेंगी जो कि आपको ब्लॉकबस्टर भी दे सकती है। तो बड़ी फिल्म पे भी आता हूँ मैं आपको, बड़ी फिल्म तब जाओ जो मैंने सिस्टम बताया स्टूडियोज का, हॉलीवुड का या बड़े प्रोड्यूसर्स का, कि बड़ी टेरिटरी है कि नहीं है। पहले टेरिटरी पे कंट्रोल करो कि भैया मेरी फिल्म ऑस्ट्रेलिया में रिलीज कर सकता हूँ, मैं अमेरिका में रिलीज कर सकता हूँ, वहां के चैनल्स में डाल सकता हूँ, फ्रांस का है आरटे, फ्रांस है कौन सा है वहां डाल सकता हूँ, एनएच के जापान चैनल है जापानीज गवर्नमेंट का, वहां डाल सकता हूँ, कोई रशियन चैनल में मैं दिखा सकता हूँ, टेरिटरी को वाश कर सकता हूँ। मैं आपको बता दूं, हॉलीवुड की जितनी भी फिल्में आउटसाइड हॉलीवुड हिट होती है वो हॉलीवुड में फ्लॉप होती है, और हॉलीवुड वालों ने चीज सीख ली है आफ्टर जॉस, जो मैंने बताया कि यू कैन ऑल्सो अर्न मनी फ्रॉम आउटसाइड हॉलीवुड। तो पहले आपके पास वो टेरिटरी है तो फिर आप टाइटेनिक जैसी फिल्म भी बना लो, आप सुपरमैन जैसी फिल्म भी बनाओ, पर पहले देखो वो टेरिटरी हाथ में है कि नहीं है, हाथ में कंट्रोल है कि नहीं है। हाथ में होना एक चीज है, कंट्रोल होना दूसरी चीज है। हाथ में है मतलब आपके पास डिस्ट्रीब्यूटर है, बट क्या वो डिस्ट्रीब्यूटर आपका उसके ऊपर कंट्रोल है कि वो जो आपको रेवेन्यू की रिपोर्ट देगा वो रिपोर्ट सही होगी कि नहीं होगी।
आपका एक चैनल ने यूरोप के लिए राइट ले लिया, यूरोप के सब देशों में करूंगा, और वो बेटा दिखा रहा है वहां पर, और आपको कह रहा है भाई तेरी तो चल नहीं रही, लोग देख ही नहीं रहे, मेरा तो एडवर्टीजमेंट ही नहीं आ रहा। तो वो बात है। तो इसलिए सबसे पहले अपनी जो इंडियन मार्केट है, चाहे आपकी कोई भी लैंग्वेज हो, बंगला हो, हिंदी हो, उस मार्केट को देखो, वहां पे उसमें पहले पकड़ अच्छी बनाओ, फिर बाहर के लोगों से डील करो। डबिंग के राइट हो गए आपके, रीमेक के राइट्स हो गए, या रीमेक आप खुद ही करोगे या राइट्स सेल करोगे, तो वो देखो। अब द मोस्ट और लास्ट मैं आपको बात बताता हूँ अगेन फिल्म्स के बिजनेस के बारे में। देखिए एक छोटे से एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, आप में से बहुत से लोग फिल्म्स में होंगे या नहीं भी होंगे, तो मैं सबके लिए एग्जांपल देता हूँ। आपने एक बिल्डिंग खड़ी करी, मैं ज़्यादा अमाउंट नहीं बोलूँगा, मैं कहता हूँ कि आपने एक बिल्डिंग खड़ी करी 1 करोड़ रुपए में, और छोटी बिल्डिंग थी, 50 गज की एरिया था, अच्छी एरिया में था। आपने मान लीजिए मैं 50 लाख की बिल्डिंग की बात करता हूँ, 50 लाख की बिल्डिंग, और 5 माले आपने उसमें बनाए। तो 50 लाख की बिल्डिंग में 5 माले आपने बनाए, आपकी एवरेज आई 10-10 लाख, और पूरी बिल्डिंग आपने रेंट में दी। तो 1 साल के अंदर आप कितना रेंट लेंगे? 1 माले से, 1 माले का तो रेंट आएगा। तो मैं कहता हूँ आपने 50 लाख रुपए की 5 फिल्में बनाई है, 10-10 लाख रुपए में, और वो 10-10 लाख रुपए आपके एक एक फिल्म, फिल्म 1, फिल्म 2, फिल्म 3, फिल्म 4, फिल्म 5, 5 फिल्में आपके पास है, 5 माले आपके पास है। मैं प्रॉपर्टी का एग्जांपल इसलिए लिया, दैट इज कंसिडर्ड एज सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट, की प्रॉपर्टी सेफ मानी जाती है, सबसे बढ़िया इन्वेस्टमेंट मानी जाती है। आज आपने 50 लाख रुपए लगाए, 10 साल बाद वो 1 करोड़ की, 2 करोड़ की भी, 3 करोड़ की भी हो सकती है, कुछ नहीं पता, मार्केट के ऊपर है। अब मैं तो कह रहा हूं कि आपने 5 फिल्में बना ली, 5-10-10 लाख रुपए की। अब देखिए जो आपकी 5 साल की कुछ एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट, हाउस टैक्स वगैरह भी आता है, वो मान के चलिए। आप उन फिल्मों को आगे एग्जिबिट करना या उनको इंटरनेशनल सर्किट में भेजना, या जो भी उनकी मार्केटिंग की कॉस्टिंग है वो लगा लीजिए, वो तो आपकी दोनों जगह कॉस्ट लगेगी। लेकिन साल में एक बार आप उस बिल्डिंग का एक फ्लोर साल में एक ही व्यक्ति को एक बार किराए पे दे सकते हैं, 12 महीने के लिए। लेकिन आपकी एक फिल्म को आप हिंदी, तमिल, तेलुगु, इंडियन लैंग्वेजेस, फॉरेन की 20 लैंग्वेज, 30 लैंग्वेजेस के अंदर भी 1 साल में वो इतने सारी लैंग्वेज में चलेगी। तो समझ लीजिए एक आपका फ्लोर इतनी सारी लैंग्वेज में, तो इतने सारे किराएदार एक तरह से लेके आ रहा है। लेकिन उस स्टेज तक पहुंचने के लिए आपको बहुत मेहनत और हार्डवर्क करना पड़ेगा, ये है। तो इस तरह से फिल्म्स आपके पास, आप सेल ना करें फिल्म, उसके आप राइट्स बेचते रहे, राइट्स को लाइसेंस पे देते जाए, साल एक 1 साल, 2 साल, 3 साल, जैसे मैंने आपको समझाया। तो वो आपको हर साल दर साल या हर 2-3 साल में एक अच्छी रकम फिल्में देती जाएंगी, और एक जगह से नहीं, एक ही फिल्म आपकी 10 जगह से भी आपको एक ही साल में 10 अर्निंग लेके आ जाएगी। ये इम्पोर्टेंस होती है फिल्म्स की। और जैसे मैंने बताया कि कम लगाओ, प्रोडक्ट आपको सस्ते में मिल जाए, और बाकी पैसा आप उसकी मार्केटिंग और एग्जीबिशन में लगाओ, तो फिर देखिए प्रोडक्ट वही बिकता है जो दिखता है। जितनी उसकी होगी पब्लिसिटी, उतना लोग देखेंगे। हाँ, प्रोडक्ट को अच्छा होना भी जरूरी है, फिल्म को अच्छा होना भी जरूरी है। तो हम कई सारी फिल्म्स के प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, और सब, क्योंकि मैं फिल्म इंस्टीट्यूट से हूँ, तो मेरे काफ़ी सारे मित्र जो फिल्म इंस्टीट्यूट से हैं, जो आज टीचर हैं या एज ए फिल्म मेकर काम कर रहे हैं, उन सबके साथ मैं भी अलग अलग प्रोजेक्ट्स पर बंगला भाषा में, हिमाचली भाषा में, गढ़वाली भाषा में, हिंदी भाषा में, मलयालम भाषा में प्रोजेक्ट्स को तैयार कर रहा हूँ, और उन प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टर्स भी तलाश रहा हूँ। और उन इन्वेस्टर्स को मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि आप धैर्य रखिए। हर बिजनेस सफल होने में, इस्टेब्लिश
बिजनेस को स्टार्ट करना, इस्टेब्लिश करना और देन सफल होना, उसमें एक लंबा टाइम लगता है। ऐसे ही फिल्म्स के अंदर है, जो मैंने आज इस कार्यक्रम में आपको बताया है। आप इस बात को समझिए कि टाइम लगता है। मुझे जब मैंने सोचा तब से लेके आज ये वीडियो बनाने तक 27 साल लग गए हैं। 42 साल मेरी उम्र है और मैंने 15 साल की उम्र के अंदर सोचा था कि मैं फिल्म्स में जाऊंगा, फिल्म्स के बिजनेस को समझूंगा या सफल होऊंगा। मेरे लिए बहुत आसान था कहीं पर नौकरी करके एक अच्छी मोटी कमाई लेना, लेकिन ये मेरा पैशन था और मैं आज भी अपने इस पैशन पर बरकरार हूं। तो हम कई सारे लो बजट कॉन्सेप्ट्स पे काम कर रहे हैं। उनमें आप एज एन इन्वेस्टर जुड़ना चाहें या किसी भी रूप में जुड़ना चाहें तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं 8527533051 पर। अब मेरा नाम निखिल सबलानिया नेट पे सर्च करेंगे तो मैं आपको विभिन्न रूपों में नजर आऊंगा। मैं नई दिल्ली लोकसभा से इलेक्शन भी लड़ चुका हूं। सामाजिक क्षेत्र में भारत में ये जातिवाद के जहर को खत्म करने के लिए भी मैं कार्य कर चुका हूं और आरटीआई और अन्य कई कार्यों में मैं रहा हूं और विभिन्न प्रकार के विषयों पर मैंने कार्य किया है और लॉ भी किया हुआ है। बिजनेस भी मैं करता हूं, हमारा बुक पब्लिकेशन भी है। तो मैं आपको अपनी तरफ से एक ये प्रॉमिस दे सकता हूं और ये मैं ठोक बजा के दे सकता हूं कि मैं अगर आपसे 2 के 4 पैसे भी कमाऊंगा तो बता के कमाऊंगा कि मैं आपसे कमा रहा हूं। बिना बताए मैं नहीं कमाऊंगा और मेरे से ज्यादा ऑनेस्ट आदमी आपको पूरी दुनिया में, पूरे जीवन में नहीं मिल पाएगा। ये बात मैं गारंटी से मैं ही नहीं कह रहा, शायद वे लोग जो मुझे बरसों से जानते हैं वह भी ये बात कहेंगे। पैसे को, आपके पैसे को संभाल के फिल्म में लगाना मेरा काम है। आगे उसकी पब्लिसिटी, मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन में मैं आपको गाइड कर सकता हूँ, सपोर्ट कर सकता हूँ, लेकिन उसमें भी आपको अलग से इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। मैं एक अच्छा प्रोडक्ट, सस्ता प्रोडक्ट आपको दे सकता हूँ, लेकिन आगे आपको जो मैंने इस वीडियो में बताया, आपको धैर्य रखते हुए और 1:10 का जो एस्पेक्ट है कि नहीं भैया मेरे एक सफलता 10 प्रोजेक्ट के बीच में मिलेगी, 10 प्रोजेक्ट के आखिरी में मिल सकती है, 10 प्रोजेक्ट के शुरुआत में भी मिल सकती है और 10 प्रोजेक्ट के बीच में आगे पीछे भी मिल सकती है। लेकिन जो मैंने रेशो बताया, लेकिन वहीं पर आप ये ध्यान रखिएगा कि एक और मैंने रेशो बताया कि आप शुरुआत में 3 स्मॉल प्रोजेक्ट से काम करें। अगर उसमें एक सफल हो गया, फिर ऐसे अगले 2 स्टेप्स पे फिर 3, तो आपके 9 में से 3 सफल हो जाएंगे। अगर 3:1 भी चल गया तो जहां एक लंबे करियर में आपका 10:1 था, वहीं एक लंबे करियर के अंदर आपका 1:3, 10:3 या 4 भी हो सकता है। तो इसका मतलब आप बहुत बड़े सफल प्रोड्यूसर हो सकते हैं। तो मैं ये आज का कार्यक्रम यहीं समाप्त करता हूँ और मुझे उम्मीद है कि ये इस तरह का पहला एक कार्यक्रम होगा जिसमें आप लोगों को गाइड किया होगा मैंने या किसी अन्य ने। तो कोई भी आपके पास बात हो, आप और मेरे को एक बात और, मेरे को चैटिंग नहीं करिएगा ना ईमेलिंग। मेरा ईमेल आपको मिल जाएगा कहीं भी और मेरा पर्सनल ईमेल मैं आपको देता हूँ sablanIan@gmail.com, sablanIan@gmail.com। लेकिन बेटर हो आप मुझे फ़ोन पे बात करें, मुझे फ़ोन पे बात करना बहुत पसंद है और मैं बहुत जल्दी हमारा पुराना लैंडलाइन हट गया, नया लैंडलाइन भी लगवाऊंगा। क्योंकि जो इंसान बात करो या पर्सनली सामने आमने सामने बैठ के बात करो वो बात अलग होती है। इतना समय नहीं होता, ऊर्जा नहीं होती कि चैटिंग करते रहो। जो रिटर्न वर्ड होता है उसको आदमी लिखता क्या है, आप समझने वाला क्या समझता है, कभी बोलने वाला कुछ तो समझता है आमने सामने और बिना बोले भी समझ जाते हैं, लेकिन वो समझ नहीं आता है। तो 8527533051 पे आप मुझे बात करिए। आप किसी भी फील्ड से हो, मैं इतनी गारंटी दे सकता हूँ कि प्रोजेक्ट अच्छा होगा आपका। और ये मत सोचेगा भैया मैं इतना लगा रहा हूँ कितना आएगा, कितनी जल्दी आएगा, ऐसा सोचेंगे तो कभी काम नहीं कर सकते। इस बात को ये सोचिए, थोड़ा पैशन सिनेमा का होना जरूरी है और सब्र होना जरूरी है। आप ये ना सोचे कि मैं बन जाऊंगा। हमारे इंडिया में नहीं, पूरी दुनिया में एक ये है कि दादा खरीदे और पोता भरते। तो बिजनेस इस्टेब्लिश होने में एक पीढ़ी में भी हो सकता है और होने को तो करते रहोगे तो 3 पीढ़ी भी लग जाती है या तीसरी पीढ़ी उसका मजा उठा सकती है। भाई मेरी तो जिंदगी गई, अब आने वाली पीढ़ी भी आगे जो होगी वो मेरे या
जिन लोगों ने एक मेहनत करी है, आप चाहे बड़े स्टार, बड़े एक्टर, निर्माता, भाई उनकी तो जिंदगी लग गई काम में। आप एक बड़े एक्टर अमिताभ बच्चन जी देखिए, बेचारे कितने साल से मेहनत कर रहे हैं, कितने साल हो गए भाई, उन्होंने तो अपनी जिंदगी लगा दी। मुझे लगता है कोई बहुत इंजॉय लाइफ को ऐसे कर पाए होंगे। एक आम नौकरी पेशा इतना भी बहुत टफ होता है, अपने शरीर को मेंटेन रखना, अपने फेस को मेंटेन रखना, और टाइम पे जाना, शूटिंग पे जाना आना। इट इज ए वेरी 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 डिसिप्लिन्ड वर्क, फिल्म्स। एंड आपको निरंतर काम करते रहना पड़ता है। तो आप सबसे मेरी गुजारिश है कि अगर आप एंट्री करें, पहले डिसाइड करके करें पैशन है कि नहीं है। आप में डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। डिसिप्लिन से आप काम कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, लालच नहीं करना है और फेलियर से नहीं डरना है। आप में लालच होगा, आपका पूरा परसेप्शन देखने का तरीका ही खराब हो जाएगा। जो लोग लालच दिखाते हैं वो आपको फिर पूरा मिसगाइड करेंगे, आप कंगला होकर बैठ जाओगे। इस बात को आपको ध्यान रखना है। और भी कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। क्वेश्चन नॉर्मल आप लिख के भेज सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच ये देखने के लिए, और पार्टिसिपेट जिन्होंने किया उनके लिए थैंक यू वेरी मच।